अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स सपोज कि अगर हम क्लोज एंड पाइप कंसिडर करते हैं, ठीक है, या एयर कॉलम का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कि लेट्स सपोज अगर हम एयर कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज करें, अभी प्रीवियस जो हमने स्टैंडिंग वेव्स बनाई थी, प्रीवियस स्टैंडिंग वेव्स बिल्कुल ओपन थी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ये है कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक कॉलम कंसिडर करते हैं, और कॉलम का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर हम एक साइड से फिक्स कर दें कंटेनर को, और बाकी साइड पर वो नॉर्मल आपके पास कंटिन्यू रहे, तो लेट्स सपोज अब यहाँ से इसको हमने ज्वाइन किया। ठीक है, ये आपके पास एयर कॉलम आ गया। और यहाँ पर अब हमने वेव्स को देखना है कि वेव्स किस तरह से जनरेट होंगी, और उसका हमने वेवलेंथ जो फाइंड आउट करना है, उसका रेफरेंस किस तरह से होगा। ठीक है, अब ये आपके पास एक साइड पर ओपन है, एक साइड पर क्लोज है, और इस ओपन और क्लोज में अगर हम सिंगल यानी हाफ, जो बेसिक हमारा हार्मोनिक होता है, जिसको हम फंडामेंटल हार्मोनिक कहते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट हार्मोनिक की, तो फर्स्ट हार्मोनिक में आपके पास जो वेव जनरेट होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पर हमने हाफ उसको कंसिडर करना है, तो एक तो इस तरह से फ्लो करेगी, और एक हम डॉटेड बनाएंगे कि वाइब्रेशन जो है वो दो पॉसिबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास जो वाइब्रेशन होगी, वो दूसरा एंड जो है वो इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने लेंथ ये मेज, पूरी क्लोज क्यों नहीं हो रही? अच्छा इसमें हमारे पास ना दोनों कंडीशन है कि हम इसमें दोनों ओपन कंडीशन भी करेंगे, दोनों क्लोज कंडीशन भी करेंगे। ठीक है, तो अब ओपन कंडीशन वाली देख रहे हैं यहाँ पर, और फिर एक साइड ओपन कंडीशन देख रहे हैं अभी, और फिर हम दोनों साइड से ओपन कंडीशन भी देखेंगे कि उसमें प्रोसेस कैसे होगा। अब एयर कॉलम में आपके पास ये है कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लिमिटेड होने का मतलब ये कि इसकी जो हाइट है, अब आपको पता है वो उससे ज्यादा जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती। इससे पहले हम ओपन कर रहे थे, तो ओपन में आपको पता है कि एम्पलीट्यूड हम जितना चाहे वहां पर यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर जो हम लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे थे, ये जो टोटल लेंथ होगी, अब इस लेंथ को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो आपने चेक करना है यहाँ पर। और प्रीवियस हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था कि हम इसको लैम्डा के साथ कंपेयर करते हैं, तो लैम्डा के साथ कंपेयर करना है सेम इसे दोबारा से। और यहाँ पर हमारे पास नॉट बन रहा है, सेंटर में एंटी नॉट है, और अब जो इसकी लेंथ होगी, तो अब इसकी लेंथ, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का कितना परसेंट पार्ट जो है वो यहाँ पर कवर हो रहा है। देखो आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि एक, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर हो रहा है, यानी आप इसको वेवलेंथ बाय 4 कर दोगे, तो इसकी लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 4 के इक्वल है। ठीक है, और अब इसी के साथ अगर हम एक और कॉलम ड्रॉ करें, और उसमें सर, फॉर्मेट, जी, सर फर्स्ट हार्मोनिक में वो वो नहीं होता, हाफ 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 लेमडा नहीं होती उसकी वेवलेंथ? अब असल में यहाँ पर है एयर कॉलम, ठीक है, मतलब क्लोज कॉलम है यहाँ पर, तो इसलिए फॉर्मेशन यहाँ पे डिफरेंट बनती है। ठीक है, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट देखना है कि जब हम कॉलम यूज करते हैं तो आपके पास वेव्स कैसी जनरेट होती है, और जब ओपन आपके पास सरफेस होता है तो वहां पर आपके पास वेव्स कैसी जनरेट होती है। तो यही डिफरेंस हमने यहाँ पर चेक करना है। अब वहां पर डिफरेंस देखो आपके पास कुछ और था, यहाँ पर जो है वो वैल्यू कुछ और है। तो यही डिफरेंस है इसमें, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन में भी फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हमें चेक करना होता है कि वो आपको क्लोज कॉलम दे रहा है वहां पर या ओपन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने याद रखना है दोनों के डिफरेंस का। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर हम एक और इसकी कंडीशन ड्रॉ करें, और वहां पर
और दूसरी साइड से ठीक है। अब एक कंडीशन आपके पास ये है, ये आपके पास है सेकंड हार्मोनिक। तो इसमें सेकंड हार्मोनिक जो है वो आपके पास इस तरह की शेप में बनेगा। और वहां पे सेकंड हार्मोनिक में क्या था कि हमारे पास दो कंप्लीट हो रही थी। इसमें जो है वो एक पार्ट जो है वो पीछे चल रहा है उससे, एक पार्ट इसमें मिसिंग जा रहा है फर्स्ट वाली कंडीशन से। और वहां पर हाफ बनी थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वार्टर बनी फर्स्ट हार्मोनिक में। और यहाँ पर उस जो प्रीवियस ओपन कंडीशन थी उसमें सेकंड हार्मोनिक में आपके पास पूरी वेवलेंथ बन गई थी, एक वेव बन गई थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक पार्ट बस मिसिंग हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक पार्ट जो है वो क्लोज, जो आपके पास कॉलम होगा, जो एयर कॉलम होगा, वो उससे बैक साइड यानी एक स्टेप पीछे चल रहा है। तो इसकी जो आपके पास लेंथ होगी अब, वो लेंथ होगी 3 बाई 4, क्योंकि इसने तीन पार्ट्स कवर कर लिए, एक पार्ट बस इसका रिमेनिंग है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे ओपन वाली सरफेस से, तो बस आपने ये देखना है कि ये उसके साथ जो है वो एक स्टेप पीछे रहेगा। तो इस तरह से आपको उसकी वैल्यूज भी याद रहेंगी। वहां पर पाई बाय 2 था, यहाँ पर जो है वो पाई बाय 4 है। और सेकंड हार्मोनिक में वहां पे पूरी वेव कंप्लीट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक पार्ट मिसिंग है। और ये तो आपके पास हो गया क्लोज एंड। ठीक है। अगर आप इसको दोनों साइड ओपन एंड यूज करते और कॉलम में ही रखकर अगर यूज करते, तो वो किस तरह से आपके पास लेंथ फाइंड आउट होती वो भी चेक कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये एक साइड ओपन आ गई और ये दूसरी साइड ओपन आ गई। अब यहाँ पे कोई फिक्स एंड नहीं है हमारे पास, अब कोई एंड फिक्स नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है वेव आपके पास फ्री जा सकती है। तो यहाँ पर नॉड अब कॉर्नर पे नहीं बनेगा, यहाँ पर अब नॉड डिफरेंट होगा। तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से, यहाँ फ्लो हो जाएगी, और यहाँ से कंटिन्यू होने के बाद वो इस एंड पर आ जाएगी। ठीक है। तो अब इस कंडीशन को आप किस तरह से लिखोगे कि यहाँ पर पहले अगर हम चेक करें, तो यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है, सेंटर में यहाँ पर नोड बन रहा है, और यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है। तो अब आपके पास दो एंटी नोड है और एक नोड बन रहा है यहाँ पर। ठीक है। और अब इसकी जो लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसकी लेंथ हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी लेंथ यहाँ पे कवर होगी। अब यहाँ पर जो है वो हाफ वेव बन रही है। ठीक है। तो λ/2 आपके पास जो है वो उसकी लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्रस्ट आपके पास कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसका हाफ क्रस्ट कंप्लीट हो पा रहा है। ठीक है, हाफ आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रफ के लिए, कि कुछ पार्ट जो है वो, मतलब 1/4 पार्ट जो है वो ट्रफ का यहाँ कंप्लीट हो रहा है, या पूरी वेव का आप कह सकते हो। और इसी तरह से यहाँ पर ट्रफ भी उतना कंप्लीट हो रहा है। तो हाफ समझो आपके पास ट्रफ है, हाफ आपके पास क्रस्ट है। और अगर आप इसको सेम कॉपी पेस्ट एक बार और कर दोगे, तो आपके पास वेव पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है। और इसकी अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहो, तो ये तो हमारे पास इनकी लेंथ हो गई। और अगर आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है, तो लेट सपोज अगर आप फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हो, फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास इक्वल होगी, यहाँ पर अब आपके पास डिपेंड करता है कि आप हार्मोनिक कितना यूज कर रहे हो। ठीक है। और ये जो आपके पास ओपन वाला सरफेस था, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, तो ये NV/2L। यहाँ पर जो आपके पास N होगा, वो आप कोई भी रेफरेंस नंबर ले सकते हो ऑर्डर का, 1 2 3 4।
और सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा आप जितनी वेव्स जनरेट करना चाहो। और ये जो फर्स्ट आपके पास एयर कॉलम था जो एक साइड से ओपन था, यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑड नंबर फॉलो होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक में लैम्डा के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है वन। वन के बाद जो है वो फिर थ्री होगा, फाइव होगा, सेवन होगा। कोई आपके पास जो है वो इवन नंबर इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगी। ठीक है। वी के वी आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, फ्रीक्वेंसी के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो? वी इज इक्वल टू, 1/t। ठीक है। एक तो वन ओवर टी पे कर सकते हो टाइम पीरियड। और सेकंड आप जो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो वेव के लिए या यूज करते हो इक्वल्स टू एफ वी लैम्डा। इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, तो ये लैम्डा वहां पर डिवाइड होगा। ठीक है, तो लैम्डा की जगह पर वो वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट हार्मोनिक में देखो तो ये फोर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा इक्वल है एक्चुअली फोर टाइम्स लेंथ के। तो ये लैम्डा अगर यहाँ डिवाइड होगा वी ओवर लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पर आ जाएगा फोर एल। और वी जो है वो स्पीड हो जाएगी। जो भी हमारे पास अगर साउंड है तो स्पीड ऑफ साउंड यूज करेंगे, लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट यूज करेंगे। और अगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है या एयर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास स्पीड जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, और एन जो है वो आपके पास सीक्वेंस हो जाएगा। तो सीक्वेंस जो है वो इसमें क्योंकि वन फोर्थ बन रहा है तो फिर वन फोर्थ के बाद फिर आपके पास ये थ्री फोर्थ बनेगा। और फिर फाइव सेवन इस तरह से जितनी नंबर ऑफ वेव्स हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें ऑड नंबर में इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो दोनों साइड ओपन कॉलम है उसमें कोई भी नंबर पॉसिबल है क्योंकि उसमें क्रस्ट भी बन रहा है, ट्रफ भी बन रहा है। ठीक है, और हाफ हाफ बन रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एन नहीं समझ आ रहा, एन क्या है? एन आपके पास जो है ना वो ऑर्डर होगा। एन आपके पास यहाँ पे ऑर्डर होगा। ऑर्डर का मतलब ये कि अभी तो हमने एक सिंगल वेव को कंसिडर किया, मतलब एक वेव का ये सिर्फ वन फोर्थ पार्ट बना पाया है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स टेन हो, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पर टेन लिखकर फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यहाँ पर अभी जो लिखा हुआ है वो वहां पर कुछ भी नहीं मेंशन, इसका मतलब वन, यानी हम एक वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो फिर आप या तो इसमें थ्री, कोई भी और नंबर थ्री वेव्स को कंसिडर करोगे, फाइव सेवन नाइन इस तरह से। बाकी अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आइडिया हो जाएगा, उसमें ऑर्डर लिखा होता है कि इतनी नंबर ऑफ वेव्स है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वही नंबर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर लिखा हो कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी और या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड या थर्ड लोएस्ट नोट या सेकंड लोएस्ट नोट प्रोड्यूस। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं तो फिर उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि यहाँ पर सेकंड की बात हो रही है तो हाँ हमने सेकंड यूज करना है, थर्ड की बात हो रही है तो थर्ड यूज करना है। तो वो इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक एयर कॉलम का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, इंटरफेरेंस का बेसिक आपको आइडिया तो होगा। इंटरफेरेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं या उसका कॉन्सेप्ट क्या है? When two waves meet with the same frequency। ठीक है, अच्छा इंटरफेरेंस में आपके पास ये कि अब आपके पास दो वेव्स अगर ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, अब उनमें भी सेम वही सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट होगा। सुपरपोजिशन में ये था कि ऑपोजिट डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली उसमें हम ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए सुपरपोजिशन का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस में आपके पास ये कि आप सेम एक साइड से भी फ्लो करवा सकते हो, चाहे वो लाइट रेज हो चाहे वो साउंड वेव्स हो, और उनका भी कॉन्सेप्ट सेम होगा। अगर वो आपके पास सेम क्रस्ट और क्रस्ट कंबाइन हो रहा होगा तो वहां पर आपके पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और लेट सपोज अगर ट्रफ और ट्रफ कंबाइन हो रहा है तो तब भी आपके पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब वेव्स ओवरलैप करती है, व्हेन वेव्स ओवरलैप
और जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा एंड देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन और इसमें क्या फर्क है? सुपरपोजिशन में जो मेन आपके पास डिफरेंस आता है इंटरफेरेंस के साथ, वो ऑपोजिट डायरेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये सुपरपोज का मतलब ये है कि एक दूसरे के आप जो है वो ऑपोजिट ये चेक करना चाहते हो कि कौन जो है वो आपके पास मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है। इसमें आपको वो जो भी कंडीशन मिलेगी, इसमें सारी कंडीशंस आपको एक सिंगल डायरेक्शन से मिलेगी। इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। वो तो अब उसमें होता ही है कि सुपरपोजिशन हो चाहे इंटरफेरेंस हो, जब कंबाइन होती है सेम फेज या सेम आपके पास साइड्स, तो फाइनल एम्पलीट्यूड आपके पास इंक्रीज ही होता है। तो ये वाला पॉइंट दोनों में सेम हो जाता है। इस वजह से थोड़ा डिक्रीज भी हो सकता है एम्पलीट्यूड डिक्रीज जब डिस्ट्रक्टिव हो। डिस्ट्रक्टिव हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके पास सेम है, सुपरपोजिशन में भी इंटरफेरेंस में भी। तो इस वजह से लगता है कि दोनों एक ही जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसमें बस जो मेन कॉन्सेप्ट हम डेफिनेशन में लिखते हैं, वो डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रेवल कर रहा हूँ। अब जिस तरह से आपके पास अगर इन फेज हो, यानी आपके पास एक वेव का क्रस्ट है और दूसरी वेव का भी क्रस्ट है, तो आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। और अगर आपके पास एंटी फेज है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपके पास एंटी फेज है, तो डिस्ट्रक्टिव। अभी इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो उससे डिफरेंट है। वहां पर तो हमने सिर्फ ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ड्रॉ करके देखा था कि एम्पलीट्यूड आपके पास ऐड हो गया था, तो हमने वेव को थोड़ा सा बढ़ाकर बनाया था, इंक्रीज करके उसका एम्पलीट्यूड बनाया था। और यहाँ पर अगर डिस्ट्रक्टिव होता है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा डाउन करके बनाते हैं उसको, मतलब जीरो कर देते हैं, या आपके पास उसमें डिक्रीज ऐड कर देते हैं कि कितना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है, आपके पास एक टर्म यूज होती है वर्ड कोहेरेंट की। अच्छा, कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इनकी प्रॉपर्टी होती है कोहेरेंट वेव्स की, अगर कहीं पर वर्ड लिखा आता है कोहेरेंट वेव्स का, तो कोहेरेंट वेव्स का मतलब ये होता है, कभी कभार वो आपसे डेफिनेशन में भी पूछते हैं कि डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट। तो कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप दो वेव्स को कंपेयर करो, दो से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम हमें दो वेव्स चाहिए, तो आपके पास दो वेव्स तब कोहेरेंट होती है। वेव्स आर कोहेरेंट इफ दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो हम उनको कोहेरेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कोहेरेंट की प्रॉपर्टी होती है। और अगर आप फेज की बात करो, तो उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो भी कांस्टेंट ही होता है। मतलब अगर वो डिस्ट्रक्टिव बना रहे थे तो वो डिस्ट्रक्टिव भी बनाते रहेंगे, कंस्ट्रक्टिव बना रहे थे तो कंस्ट्रक्टिव भी बनाते रहेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है। तो अगर कोहेरेंट की डेफिनेशन भी आपको पास पेपर्स में बहुत सारी जगह मिल जाएगी। वो हर क्वेश्चन के साथ कहीं ना कहीं कोहेरेंट पूछ लेते हैं, अगर वो आपसे इंटरफेरेंस नहीं पूछते, तो फिर आपको कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हमारे पास मेन जो टॉपिक है इंटरफेरेंस का, कि अगर हमारे पास वेव्स कंबाइन हो रही है, तो वहां पर उस डायग्राम में हमें क्रस्ट ट्रफ और ये सब आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तो अभी तक हम सिंपल वेव बनाते रहे। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे भी कोहेरेंट वेव के लिए अगर डायग्राम बनाते हो, तो वो आपके पास सिंपल बन जाएगी। ये लेट्स सपोज अगर
ये वाई एक्सिस पर हो आपके पास। तो यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास एक वेव जो ट्रैवल कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है, एम्पलीट्यूड उसका जो है वो क्रस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो 1.5 वेव कंप्लीट हो रही है। अब दूसरी वेव जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल क्रस्ट से स्टार्ट हो, वो ट्रफ से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कोहेरेंट के लिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये हमारे पास सेम फेज डिफरेंस क्या मतलब? अब देखो फेज डिफरेंस का मतलब यहाँ पर ये होगा, ये वेव वन हो गई और ये वेव टू हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका एम्पलीट्यूड जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है, यानी पॉजिटिव साइड पर। अगर हम डायरेक्शंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइड यूज करते हैं, और आप नेक्स्ट वेव का देखो उसी के कंपैरिजन में, कि यहाँ पर जो है वो उसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम था, फर्स्ट वाली का भी मैक्सिमम था, सेकंड वाली का भी मैक्सिमम है। लेकिन बट डिफरेंस इतना है कि अगर आप इस पॉइंट से कंपेयर करो, तो वो आपके पास जा रही है अपर डायरेक्शन में और ये वेव जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप इस लाइन बनाकर इनका एंगल मेजर करना चाहते हो, लेट्स सपोज अगर हम इनका एंगल मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एंगल आपको पता है ये 180 डिग्री का पूरा चेंज आ रहा है। मतलब वेव आपके पास परपेंडिकुलर से पूरा रोटेट होकर आ गई डाउनवर्ड। ठीक है। तो फेस चेंज जो यहाँ पर आया वो आया आपके पास 180 का। ठीक है, वेव सर आपके, अगर इसका एम्पलीट्यूड प्लस भी होता तभी 180 का चेंज था? नहीं, फिर दोनों का जो है ना वो फेज एंगल होता है जीरो, क्योंकि दोनों का एंगल बिल्कुल सेम है, तो उनमें कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जब बिल्कुल पैरेलल कंडीशन आती है तो उसका कोई एंगल बनता ही नहीं है। तो अगर दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ बना रही होती वो, तो उस वक्त उनका फेज एंगल जो है वो जीरो हो जाता। मगर तब भी कोहेरेंट तो होना था ना? कोहेरेंट होगा, हाँ। फेज डिफरेंस जो है ना वो जरूरी नहीं कि डिफरेंस हो, वो जीरो हो, 90 हो, 180 हो, 270 हो, लेकिन वो कांस्टेंट चलते रहना चाहिए। अब आप इसको देखो आगे फॉरवर्ड करो, तो आप ये देखो यहाँ पर अब ये डाउनवर्ड आई तो ये अपवर्ड आ गई। अब इसका फेज डिफरेंस फिर से 180 है, फिर आप आगे जाओगे तो तब भी 180 है। तो 180 चलता रहेगा, बस कांस्टेंट होना चाहिए वैल्यू, चाहे कोई भी हो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो भाई ये कंडीशन आपने याद रखनी है कोहेरेंट की या कोहेरेंस की। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आती है आपके पास। और इंटरफेरेंस की अगर डायग्राम की हम बात करें, तो अगर हमारे पास लेट सपोज दो सोर्सेज हो, और दो सोर्सेज में हमने ये चेक करना है कि वेव्स किस तरह से जनरेट होगी, और उसमें हम अगर वेव डायग्राम में से हमें वेवलेंथ वगैरह फाइंड आउट करना हो क्रस्ट ऑफ, तो हम कैसे करेंगे। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लेफ्ट पे करते हैं, मिड में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स इस पॉइंट पर है और एक सोर्स हमारे पास यहाँ पर है। अब ये दोनों एक ही साइड से वेव जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास जो है वो कार की जो हेडलाइट्स होती है, आप उसकी एग्जांपल लो। तो जब वो ऑन होती है, तो ऑन होने के बाद जब वो फॉरवर्ड ट्रैवल करती है तो वो इंटरफेयर कर जाती है, क्योंकि वो आगे जाके स्प्रेड होती है, डाइवर्ज होती है। तो डाइवर्ज होने की वजह से स्टार्टिंग में तो वो सेपरेट थी, लेकिन आगे जाके वो क्या होती है, इंटरफेयर करना शुरू कर देती है एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर वेव सिम की जनरेट करते हैं। फर्स्ट वाले सोर्स की हम जनरेट करते हैं, तो लेट्स सपोज, अच्छा ये सर्कल को अभी हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें पूरा सर्कल तो नहीं चाहिए।
ये वेव्स है। अच्छा, इनकी वेव्स को ना अभी हाफ कट कर लेंगे। अभी तो ये पूरा आपको सर्कुलर नजर आ रही होंगी, लेकिन हम इसको अभी 1 मिनट हाफ में मैं कट कर देता हूँ, फिर हम सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे। ये तो अभी सर्कुलर इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक आपके पास पैटर्न थोड़ा सा यूनिफॉर्म बन जाए, और फिर हम इसको जो है वो हाफ में कट कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। या वेव फ्रंट्स ड्रॉ करें ना, लाइक टॉप व्यू। ठीक है, हम यहाँ पर 3D नहीं ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे 2D का व्यू चेक कर लेंगे। ठीक है, बाकी वेव्स भी अभी ड्रॉ करते हैं। अब इसके साथ वाली को अगर हम देखें, तो उसमें भी कुछ इस तरह की आपके पास वेव्स ड्रॉ होगी, तो उसको भी हम चेक करते हैं। एक ये हो गई आपके पास, और ये सेकंड आपके पास वेव आ गई यहाँ पर। इसको भी मैं भी कट कर देता हूँ हाफ में, तो ये आपके पास बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, कि डायग्राम एक बार ये क्लियर बन जाएगी ना, तो इसमें फिर ना क्रस्ट और ट्रफ काउंट करना इजी होता है, वरना फिर समझ ही नहीं आता कि कहाँ से काउंट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। एक और बस बना लेते हैं, तो ये काफी हो जाएंगी हमारे पास समझने के लिए। अच्छा, अब इसको हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। ठीक है, हमें पूरी वेव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके फ्रंट पार्ट चाहिए। ठीक है, अब सही हो गया। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ फ्रंट पार्ट आ गया, और अब हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, और बाकी इस सर्कल को पूरा कर लेते हैं जो हमारा सोर्स था। ठीक है, ये सोर्स हमारे पास अपनी जगह पर एज इट इज है। अच्छा, अब इस वेव में से अगर हमें फाइंड आउट करना हो हमारा वेव लेंथ, या कोई भी आपने प्रॉपर्टीज में से फाइंड आउट करनी हो, तो अब आप ये देखो, ये कुछ जगह पर इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो ये पिंक लाइन जो हमने ड्रॉ की थी फर्स्ट वेव की, अब ये जो डार्क लाइन है ये क्रस्ट हो गई। ठीक है, इनके बीच में जो आएगा वो ट्रफ आएगा। ट्रफ को हम बनाते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये अब आ गया इनका ट्रफ। क्रस्ट हमारे पास रेगुलर लाइन से, और ट्रफ हमारा जो है वो डॉटेड लाइन से आएगा। ठीक है, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि क्रस्ट कौन सा है ट्रफ कौन सा है, अगर बिल्कुल ही रेगुलर हमने सारी बना दी लाइन, फिर काउंटिंग करनी पड़ती है। इसी तरह ग्रीन वाले के लिए भी क्रस्ट और ट्रफ बनेगा। ये इसका ट्रफ आ गया, ये सेकंड का ट्रफ है, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये लास्ट सिक्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप मार्किंग करते हो, अब मार्किंग करते हैं, लेट सपोज मार्किंग हमने यहाँ करनी है कि हम चेक करते हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होगा, जहाँ पे क्रस्ट और क्रस्ट क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है, ये ट्रफ के लिए ड्रॉ की है हमने, और जो रेगुलर लाइन ड्रॉ की है हमने, ये क्रस्ट के लिए की है। काफी ज्यादा जगह कंस्ट्रक्टिव होगा ना। हाँ, अब देखो कंस्ट्रक्टिव को मार्क करते हैं ब्लू से। ठीक है, जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ वो हमारे पास जो है वो क्रस्ट और क्रस्ट कंबाइन हो रहा है। ठीक है, उसको ब्लू से मार्क कर रहा हूँ मैं, तो आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव था कौन सा डिस्ट्रक्टिव था। अब देखो, ये रहा कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट और क्रस्ट, ये रहा कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट और क्रस्ट। इसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
यहाँ पर भी है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। अभी देखो एक पैटर्न और बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। पहले हम इन सबको मार्क कर लें। ये सारे कंस्ट्रक्टिव वाले हैं, ब्लू वाले जो मार्क कर दें। और ये भी हो गया, ये भी कंस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सारे कंस्ट्रक्टिव मार्क कर लिए। एक ये रहा। ठीक है, नीचे वालों का तो इतना कोई इशू नहीं है, हम ऊपर वालों को देख लें अगर। और अब हमारे पास जो ट्रफ और ट्रफ है, अब उनको मार्क करते हैं। अब हम कलर चेंज करते हैं, लेट्स सपोज ये वाला जो कलर यूज करेंगे ये ट्रफ और ट्रफ के लिए। तो ट्रफ और ट्रफ भी आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा। तो ये उससे क्या फर्क पड़ेगा जब ट्रफ और ट्रफ मिलेंगे? अब ट्रफ और ट्रफ मिल रहा है तो वो भी आपके पास क्या करेगा, एम्पलीट्यूड आपका कंबाइन करके एम्पलीट्यूड आपका जो फाइनल वेव का होगा वो इंक्रीज कर देगा। क्रस्ट और क्रस्ट कंबाइन हो, ट्रफ और ट्रफ कंबाइन हो, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर। ठीक है। तो मतलब हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही होगा इनमें? अगर दोनों सेम कंबाइन हो रहे हैं, अब देखो हम क्रस्ट और ट्रफ भी इसमें से ढूंढ सकते हैं। अब जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, वो थर्ड पॉसिबिलिटी ये कि हम यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चेक करें। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम ऑरेंज से मार्क कर रहे हैं, और वहां पे आपके पास क्रस्ट प्लस ट्रफ कंबाइन हो रहा होगा, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अब जैसे ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे पिंक लाइन का क्रस्ट था और ग्रीन लाइन का ट्रफ। ये देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, ये ये ऑरेंज मार्क सारे अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, याद आ गया, जब क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये आपके पास यस। अच्छा, अब इसमें आप एक अच्छी चीज देखो तो वो ये है कि अगर हम यहाँ पे एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करें, वो आपको मिलेगी यहाँ पर। ये जा रही है रेड से होती हुई, और ये ब्लू को मार्क करती हुई थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन एक लाइन में अगर हम इसको फॉलो करवाएं, तो ये जो आपके पास लाइन ड्रॉ की है इसके अंदर जितने भी इंटरफेरेंस आए थे, यहाँ पर आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। तो ये पार्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स मार्क हुए हुए हैं, वो सब आपके पास क्रस्ट से क्रस्ट कंबाइन होने वाले हैं, ब्लू और जो है वो ब्राउन। इसके बीच में कोई भी ऑरेंज नहीं आया, ऑरेंज उसके थोड़ा सा साइड में है। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट पर चले जाओ, तो आपको ये पॉइंट लेफ्ट पर भी मिलेगा। आप ये देखो, यहाँ से मूव कर जाओ अगर, तो आपको यहाँ पे भी सारे कंस्ट्रक्टिव मिल जाएंगे। और आप थोड़ा सा और यहाँ से लेफ्ट से आओ, लेफ्ट राइट पे आपको हर जगह ये पॉइंट मिल जाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो इसका सर मतलब, मगर ऑरेंज भी आ रहा है इनके बीच में तो। अच्छा सॉरी, हाँ ऑरेंज को मिस करना था, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऑरेंज को तो हमने स्किप करना था। बस आपने वो सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको सारे मैक्सिमम नजर आ रहे हैं। तो हम इस लाइन को ऊपर से ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ से इसे ले जाओ। ठीक है, ये ब्राउन और इसकी लाइन से इस तरह से आप यहाँ से भी ले जाओ, ऑरेंज को स्किप करते हुए। फिर से खराब बन गया। लेकिन खैर, इसमें रीजन बताने का यही है कि आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जहाँ पर एक लाइन में आपको मिल रहा होगा, वहाँ पे आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मार्क कर सकते हो, यानी वहाँ पर कंप्लीट आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, या आपके पास कंप्लीट जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं क्रस्ट और ट्रफ और ट्रफ। ठीक है, और ये आप जो है वो जनरेट कर सकते हो। ये आपके पास डायग्राम जो है वो हम रिपल टैंक के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि रिपल टैंक में अब देखो उसमें इंटरफेरेंस कैसे होता है। अब इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है हमारे पास दो सोर्स हो। अब अगर वेव आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और ट्रैवल करने के बाद अगर वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो टैंक की वॉल होगी, तो टैंक की वॉल से अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो वो दोनों वेव्स आपस में कंबाइन हो गई फिर से। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा।
तो जरूरी नहीं है कि आपके पास दो सोर्स होने चाहिए। आपके पास अगर दो सोर्स नहीं भी है तो आप वेव को रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। जब वेव आपके पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो उसमें भी आपके पास इंटरफेरेंस होगा। फिर वो डिपेंड करता है कि वेव जब रिफ्लेक्ट बैक होकर आई तो क्रस्ट कंबाइन